हाँ चलो, कहाँ तक पढ़ा था हमने, बताओ कहाँ तक पढ़ लिया था। अच्छा, हम पढ़ रहे थे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर अभी तक क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से जिले हमने पढ़े हैं। हम्म। अच्छा, इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु, एक तो महान सीमावरस बताया, एक कोटा जिला, एक झालावाड़। और उसके अंदर जो प्रमुख रूप से पहाड़ियां हैं उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे आपको लिखना है। यानी कि आज दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के दो जिले जो बाकी हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले बूंदी, जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आपको लिखना है बूंदी जिला। सबसे पहले तो जैसे कोटा जिले का उपनाम क्या था, उसे क्या बोलते थे, राजस्थान का कानपुर, औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी, या फिर राजस्थान का नालंदा, जो भी बोले। उसके बाद में क्या पढ़ा था, झालावाड़। झालावाड़ को क्या बोलते हैं, राजस्थान का नागपुर क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या है वहां पर, संतरे हैं, पता ना। एक क्वेश्चन आया था एक बार आरएसएस बोर्ड ने, कि राजस्थान की वह संतरा मंडी जो एमपी के साथ सीमा बनाती है, उस मंडी का नाम क्या है, उस मंडी का नाम क्या है, भवानी मंडी, जो कि संतरा मंडी के नाम से जानी जाती है। तो वो तो हम आपके आगे पढ़ेंगे, जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे ना, कृषि, उस समय आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रमुख मंडियां वहां लिखूंगा। अच्छा, इसके अलावा झालावाड़ को क्या बोलते हैं, राजस्थान का नागपुर। कभी ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला नागपुर नगरी, सॉरी, संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो भी याद रखना झालावाड़। यदि झालावाड़ ऑप्शन में है तो, वरना झालरापाटन। ठीक है, वो ऑप्शन किस पर है, क्या है। चलिए, बूंदी जिला, बूंदी जिले को क्या बोलते हैं आप, बावड़ियों का शहर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे। हाँ, ऐसा भी पूछा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, बूंदी। इसके अलावा यदि बूंदी जिले की हम बात करते हैं, तो आपको याद रखना है कि बूंदी जिले के अंदर अरावली का भाग किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है, वो कहलाता है आडावाल पर्वत। किस नाम से जाना जाता है, आडावाल पर्वत के नाम से। बूंदी जिले की जो पहाड़ियां हैं, बूंदी जिले की जो पहाड़ियां हैं, उस पहाड़ियों का आकार कैसा है, याद रखिएगा, अर्धचंद्राकार। बूंदी जिले की जो पहाड़ियां हैं उनका आकार कैसा है, अर्धचंद्राकार। इस बूंदी जिले के प्रमुख दर्रों की हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा, एक तो आता है आपके लाखेरी दर्रा, एक आता है आपके जेतवास का दर्रा, जेतवास का दर्रा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे दर्रे आपको लिखाए थे मैंने, जैसे राजसमंद में कौन कौन से दर्रे थे, यस प्रदीप, राजसमंद के दर्रे कौन कौन से थे, उदयपुर के कौन से थे, पाली के कौन से थे, शाबाश, बिल्कुल सही बताया। कामली घाट और घोरम घाट कहाँ के, राजसमंद के। सुबह हौसला तो कैसे तोड़े, हाँ, अच्छा नहीं लगता। देबारी की नाल और फुलवारी की नाल उदयपुर में, देशुरी की नाल कहां पर है, पाली के अंदर। देबारी, देशुरी, लाखेरी और एक पिंपली, चारों इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ये चार दर्रे देगा और सामने चार जिलों का नाम और कहेगा मिलान करो। पिंपली का दर्रा शिरोई में है, देबारी की नाल उदयपुर में है, देशुरी की नाल पाली में है, और लाखेरी दर्रा कहां पर है, बूंदी जिले के अंदर। आगे जब हम परिवहन टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो और भी बहुत सारे दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा दर्रा कौन से एनएच को जोड़ता है। ठीक है, और बूंदी जिले की सर्वोच्च चोटी मैंने आपको पहले लिखा दी, कौन सी, बूंदी, प्रदीप बताएगा केवल, बूंदी जिले की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। हाँ, बूंदी जिले की
बिल्कुल शाबाश। संतूर चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 353 मीटर। हाँ। उदयपुर जिले की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उदयपुर जिले की। बिल्कुल शाबाश। कौन सी है? वो है झरगा। झरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431, है ना, मीटर। याद रखो भाई, प्रदीप की तरह याद नहीं करना है। इसने तो क्या सारे याद कर लिया है, आपको थोड़ा अलग ढंग से याद करना है। क्यों प्रदीप? लिखो बूंदी जिला। अब आप अगला एक और कौन सा जिला बच गया था? 12 है, जेतवास दर्रा। 12 को क्या बोलते हैं? उपनाम क्या है इस जिले का? क्या बात, अब 12 का ही हो गया? अब बताएगा प्रदीप बेचारा। 12 गांवों का समूह 12। ये तो ठीक बेटा मामला। क्या बोलते हैं आपके जिले के उपनाम क्या है? भाई आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, मेरा जिला धातु नगरी कहलाता है। जैसे आपका जिला क्या कहलाता है? कौन सा जिला है आपका? दौसा को क्या बोलते हैं? आपका तो यही है, और आपके तो हजारों नाम है। पूर्वे का पेरिस बोल दो, सबसे यूनिक नाम यही है। प्रदीप, पूर्वे का वेनिस किसे बोलते हैं? इन्होंने बताया पूर्वे का पेरिस है जयपुर, तो पूर्वे का वेनिस। वेनिस। शाबाश, उदयपुर। तो ऐसे अपने जिले का उपनाम तो नाम याद रखो। आपका कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? अच्छा, यहां जाते हैं। यहाँ। ये बोर्ड कह रहा है। तो 12 को बोलते हैं राजस्थान में मसालों का शहर। क्या बोलते हैं? आपके जिले में मसाले बहुत हैं, बट आप में थोड़ा कमी है। तो इसे क्या बोलते हैं? मसालों का शहर। याद रखिएगा। अब देखिए, इस 12 जिले के अंदर पहाड़ियां हैं। एक स्थान है वैसे रामगढ़। ठीक है। ये जो रामगढ़ है ना, ये वैसे भूवैज्ञानिक के अनुसार उल्कापिंड गिरने से निर्मित है। और इस स्थान की जो पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती है? रामगढ़ की पहाड़ियां। और ये जो रामगढ़ की पहाड़ियां है ना, इनका आकार कैसा है? घोड़े के नाल जैसा। अब घोड़े की नाल कैसी होती है? आपके लिए यही दिक्कत है। घोड़े का जो पैर होता है ना, उस पैर के नीचे लगाया जाता है उसे, इस आकार में लगाते हैं ना। फिर यदि ऐसा कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अब शहरों का तो पता नहीं, हमारे गांव में तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई घोड़ा जिसके पैर में ये बांध रखा है, और यदि ये वापस कहीं खुलता है उसके पैरों से और वापस हमें मिलता है, तो इसे जो घर का दरवाजा होता है ना, उसके बाहर लटका देते हैं। ठीक है, क्यों लटका देते हैं? हाँ।
तो घोड़े की नाल होती है ऐसे ना, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर घर के बाहर लगाते ताकि घर में शांति बनी रहे। बाकी घर के बाहर लिखा होता है ना शांति भवन, वहां पर वैसी कोई नाम होता भी नहीं है कभी। मस्त रहो। हाँ बिल्कुल ला सकते हैं अनमोल, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान जीके सबसे बेस्ट है आपके, कोई दिक्कत है नहीं। देखो अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, कंपटीशन में लगने के लिए कभी एक सब्जेक्ट को आधार नहीं बना सकते आप, ठीक है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पिंपली दर्रा राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा है और वो है आपके सिरोही जिले में। अब चाहे सबसे ऊंचा दर्रा पूछे, सबसे ऊंचा अभयारण्य पूछे, सबसे ऊंची झील पूछे, सबसे ऊंचा स्थान पूछे, पठार पूछे, चोटी पूछे, कुछ भी पूछे, वो एक ही जिला है, कौन सा? सिरोही। तो ये कंप्लीट हो गया, लिख लिया आपने। बूंदी और 12। बूंदी की पहाड़ियां अर्धचंद्राकार है। हमारे राजस्थान का एक जिला हुआ करता था पहले अर्धचंद्राकार, कौन सा? अब तो नहीं रहा वो, अब तो उसका आकार बदल गया, शिखर। हमारे एक बालू का स्तूप हमने पढ़ा था जिसका आकार था अर्धचंद्राकार, क्या नाम है? बरखान। बरखान किस प्रकार का बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ। और शीप किस प्रकार का बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य। सर्वाधिक ऊंचाई पर बनने वाले बालू का स्तूप कौन से? ये भी तो लिखा था, 10 से लेकर 20 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाले बालू का स्तूप भी लिखा है। पढ़ते ही नहीं हो, कुल मिला के बात यही है। हाँ देख लो। हाँ हाँ लिख लिया, बूंदी और 12 लिख लिया। चलिए ये हो गया है कंप्लीट। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की अब जो बात बची है वो सबसे यूनिक है। बोर्ड पर देखिए आप, बोर्ड पर देखिए क्या है यूनिक बात, कि ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हम पढ़ रहे हैं ना, ये 2 भागों में है। इसे आप कितने भागों में पढ़ते हैं? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो भाग है जो कि विंध्याचल पर्वत का भाग है, और एक जो भाग है वो ज्वालामुखी से निर्मित भाग है। ज्वालामुखी से निर्मित भाग। देखो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का वह भाग जो विंध्याचल पर्वत का भाग है, उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, उसे बोलते हैं आप विंध्यन कंगार भूमि। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा राजस्थान के किस भाग में विंध्यन कंगार भूमि है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। ज्वालामुखी से निर्मित जो भाग है उसे आप बोलते हैं लावा का पठार। लावा का ही पठार और विंध्यन कंगार भूमि, इन दोनों भाग को कहा जाता है मालवा का पठार। क्या बोलते हैं? मालवा का पठार। मालवा मतलब एमपी का, और विंध्याचल पर्वत भाग कहां का है? एमपी का ही तो है, इसी का विस्तार इस भाग में है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मालवा का पठार। आप देखेंगे कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में जो 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इनके अंदर जो वंश रहा है वो कौन सा है? सबसे पहले तो वंश कौन सा है? वंश ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, जिससे पूछूं वही बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन आया आपके सामने ऐसे ही सामान्य ज्ञान का कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में निम्न में से कौन सा वंश हुआ है? पहला ऑप्शन है प्रतिहार, दूसरा ऑप्शन है हाड़ा, तीसरा ऑप्शन है चौहान, और डी ऑप्शन है आपके सामने परमार। अब कौन सा वंश है यहां?
कोटा बूंदी में आप कौन सा वंश पढ़ते हैं? शाबाश, प्रदीप ही बताएगा सबसे पहले। शाबाश प्रदीप, क्या बताया? शाबाश, प्रदीप बता रहा है हाड़ा। शाबाश, वंश कौन सा है? चौहान। चौहानों की शाखा है कौन सी? हाड़ा। आरएसएस बोर्ड ने एक ही बार क्वेश्चन पूछा था ये, कि सिरोही रियासत में कौन सा वंश हुआ है? सिरोही में वंश तो चौहान है, चौहानों की शाखा कौन सी है? देवड़ा। अब जैसे आपको पूछा जाए कि जालोर में कौन सा वंश हुआ है, तो सोनगरा थोड़ी है, चौहान वंश है। सोनगरा तो उनकी शाखा है। वैसे ही हाड़ोती में वंश कौन सा है? हाड़ा तो क्या है? उनकी शाखा है। आपके लिए तो यही दिक्कत है, राजवंश शाखा क्या होती है? दादू पंथ एक संप्रदाय है पूर्णतः, और इसकी शाखा है कौन सी? खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे और विरक्ते। हाँ, जैसे एक और बताओ, जैसे नाथ संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है, इसकी दो शाखा है, कौन कौन सी? कान फटे, गाल फटे। हाँ बता दो। कौन सी है दो शाखाएं? यस, बैरागी पंथी और मान पंथी, है ना? पता नहीं क्या होगा आपका। इसीलिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को आप और किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, हाड़ोती पठार। किस नाम से जानते हैं? हाड़ोती पठार। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, हाड़ोती पठार कहां है? दक्षिण पूर्वी भाग में। मालवा का पठार कहां है? दक्षिण पूर्वी भाग में। लावा का पठार कहां है? विंध्यन कंगार भूमि किसका भाग है? हाड़ोती का। ये क्वेश्चन कैसे भी किधर से भी घुमा के पूछा जा सकता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर विंध्याचल पर्वत का भाग है, विंध्यन कंगार भूमि है। इसीलिए आपको याद रखना है कि इसी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर बलवा पत्थर मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बलवा पत्थर कहां मिलता है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब ऑप्शन में क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, या पठारी प्रदेश है, हाड़ोती है, विंध्यन कंगार भूमि है, या मालवा का पठार। जो भी हो, पाया जाता है। ठीक है। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जब फटता है तो बाहर लावा आता है। लावा जहां जहां जमा होता है वहां पर एक मिट्टी बनती है, लावा मिट्टी, उसे हम बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी पाई जाती है। वैसे काली मिट्टी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक बहुत यूनिक सा क्वेश्चन 2018 राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि राजस्थान में श्वेते जुतई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? श्वेते जुतई वाली, आप 12 से है ना? क्या है विशेषता, ऐसा क्यों काली मिट्टी, श्वेते जुतई वाली मिट्टी? किसने बताया? प्रदीप 12 का है, मुझे किसने बताया? वरना मुझे नहीं पता था। आप कहां से हैं? हाँ यस, लिखो लिखो, ये लिखो आप।
फिर आगे लिखो। एक यहां पर आपने बलवा पत्र लिखा है ना, एक नोट करके आपको ये लिख लिया। तो बलवा पत्र जहां लिखा है वहां पर आपको एक नोट करके बात लिखनी है। पूछा जाता है आपको कि प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों की अवधारणा देने वाला व्यक्ति कौन था? A.M. हेरोन। और प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें आपको कहां पर मिलेगी? अरावली में। चट्टाने अवधारणा कोष्ट में यहां लिखना है अरावली, ठीक है। यहां पर बलवा पत्थर और एक बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। A.M. हेरोन लिखिएगा। यहां पर आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेगा, बलवा पत्थर कहां मिलता है, काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में है, विंध्यन गंगार भूमि का एरिया किस क्षेत्र में पाया जाता है। जैसा कि आपको मैंने एक लाइन लिखाई थी, महान सीमा ब्रंश द ग्रेट बाउंड्री फोर्स। अब देखो उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं जो आप शुरू से पूछ रहे हैं कि सर आपने जिले नहीं लिखा है। तो आइए उस जिलों को पूरे देखते हैं कि कौन से भौतिक प्रदेश में पहले कितने जिले थे, आज वर्तमान के अंदर उसी में कितने जिले आते हैं। ठीक है, देखो करूं शुरू, ये लिख लिया। हाँ बिल्कुल महावीर, बिल्कुल मनफुल लाएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट हमारे पास तैयार है, जल्दी लाएंगे। ठीक है, लिख लिया ना, आगे बढ़े। अब देखो सबसे पहले तो हमने जो पढ़े हैं भौतिक प्रदेश, देखो एक बार नहीं लिखना आपको, इधर लिखूंगा मैं भौतिक प्रदेश। पहले कितने जिले थे? 33 जिले। अब कितने हैं? 50 जिले। देखो सबसे पहले यदि बात में मरुस्थल की करूं तो पहले मरुस्थल में कितने जिले आया करते थे? कितने जिले थे? 12। बिल्कुल आराम से इसको समझिएगा। पहले कितने जिले थे इसमें? 12। कौन कौन से 12 जिले थे? तो बोर्ड पर आप देखिएगा, आराम से आपको दिखाई देगा। 1 जैसलमेर, 2 बीकानेर, 3 बाड़मेर, 4 जोधपुर, ठीक है, 5 गंगानगर, 6 हनुमानगढ़, 7 चूरू, 8 नागौर, 9 10 पाली, 11 शिकर और झुंझुनू 12। ये पहले 12 जिले थे मरुस्थल में। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहीं पर बहुत सारे जिले बने। 12 पहले थे, अब 13वां कौन सा बना? अनूपगढ़। 14वां कौन सा बना? जोधपुर ग्रामीण कौन सा बना? 15वां। बालोतरा कौन सा बना? 16वां। सांचौर कौन सा बन गया? 17वां। डीडवाना कुचामन कौन सा बना? 18वां। और एक जिला और रह गया आपके, नीम का थाना। पहले कितने थे, अब कितने हो गए? 19। क्लियर हुए? तो अब यहां पर मैं लिख दूं, अब हो गए हैं कितने? 19। दूसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली। अब देखो अरावली की बात करते हैं। पहले आप देखेंगे ना तो अरावली के अंदर प्रमुख रूप से जो जिले थे, प्रमुख रूप से कितने थे? पहले अरावली में पहले प्रमुख रूप से कितने जिले थे? ऐसा क्वेश्चन आता था ना, प्रमुख रूप से 7 जिले, कुल 13 जिले। अलवा अरावली के अंदर प्रमुख रूप से कितने जिले थे? 7।
लेकिन वैसे विस्तार कितने जिलों में था टोटल? 13 जिलों में। उसी प्रकार से देखो एक बार इसको और, पहले कौन कौन से प्रमुख रूप से 7 जिले हुआ करते थे? सिरोही एक, सिरोही, ठीक है। दूसरा उदयपुर, तीसरा राजसमंद, चौथा अजमेर, पांचवा जयपुर, छठा अलवर, सातवां भीलवाड़ा। पहले प्रमुख रूप से ये 7 थे, लेकिन इसका विस्तार कितने जिलों में था? 13 जिलों में। 13 जिलों में कौन कौन सा आ जाता है? चित्तौड़गढ़। कौन सा आ जाता है? ये भी जिले आ जाते हैं। और कौन सा आ जाता है? सीकर। और कौन सा आ जाता है? झुंझुनू। इनके अंदर भी तो अरावली का भाग है ना थोड़ा थोड़ा। तो प्रमुख रूप से कितने जिले थे? 7। अब इन 7 से और कौन कौन से अलग हुए हैं? देखो, उदयपुर से कौन सा बन गया है? 7 हो गए थे। 8 सलुम्बर, 9 शाहपुरा, 10 केकड़ी, 11 ब्यावर, 12 दूदू, 13 जयपुर ग्रामीण, 14 कोटपुतली बहरोड, 15 खेरपुल यानी खेरतल तिजारा। बस। अब ये आगे 15। अब जैसे पहले ये झुंझुनू और सीकर इसी में आया करते थे, अब ये भी किस में आता है? अरावली के अंदर नीम का थाना है ना, खेतड़ी का विस्तार। तो कितने हो गए? 16। एक दोसा हो गया आपके सामने, कितने हो गए? 17। और एक देखो आपके चित्तौड़ के अंदर भी इसका विस्तार है, 18 है कि नहीं है? और पाली के अंदर आप देखेंगे तो इसी का विस्तार है थोड़ा सा, कितने हैं? तो पाली को पूर्णतः अरावली में नहीं मानेंगे ना। पाली तो किसका भाग है? मरुस्थल का। प्रमुख रूप से जो जिले हैं वो कितने हैं? केवल 15। ठीक है। और वैसे कितने जिले हैं आपके सामने? 19। और भी देख लो, कोई छुपा तो नहीं है कहीं? कहीं छुपा रुस्तम रह गया हो? देख लो। अच्छा, 19 सिक्कर है ना, 20 सिक्कर भी तो है ना इसी में। तो अरावली के अंदर टोटल कितने जिले आ जाते हैं आपके? 20। हाँ, ठीक है। तो अरावली के अंदर टोटल कितने जिले आ गए? 20, याद रखना है। ठीक है। तो अरावली में पहले प्रमुख रूप से कितने जिले थे? 7। लेकिन वैसे कुल जिले कितने थे अरावली में? 13। पहले कितने जिले थे? 13। अब कितने हो गए हैं? 20। ठीक है। नंबर 3 कौन सा है? मैदान। मैदान में पहले कितने जिले थे? 10। फिर कौन सा बचेगा? एक पठार। पठार में कितने जिले थे? वही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और आज भी कितने हैं? 4। अब देखो, चर्चा करते हैं कि मैदान में कितने जिले आते हैं। कहां गया मैदान? ये रहा मैदान। देखो, मैदान में प्रमुख रूप से देखना। ठीक है। इधर से ही बात करते हैं। डीग, भरतपुर, धौलपुर, इधर आपके गंगापुर सिटी, करौली 5, 6, सवाई माधोपुर 7, टोंक। टोंक। और फिर इधर से बात करते हैं तो 8 प्रतापगढ़, 9 बांसवाड़ा, 10 डूंगरपुर। यही तो थे बस 10। और इधर देखो, चित्तौड़ का भाग वैसे अरावली के अंदर भी है और चित्तौड़ का भाग और किसमें है? मैदान में भी तो है, क्योंकि चित्तौड़ के अंदर बहुत सारी नदियां भी तो बहती है ना, बहती है ना। तो ये कितने हो जाएंगे? 11। और कौन सा आ जाएगा? दोसा नहीं था ना, दोसा इसी में है, 12। हाँ ना ना, अलवर तो उसी में था ना। अरावली भाग नहीं था क्या अलवर का? कैसे नहीं था? कांगनवाड़ी का पठार, क्रासका का पठार,
ऐसे नहीं पढ़ी क्या? पठार नहीं पढ़ी, पहाड़ियां नहीं पढ़ी, चोटी नहीं पढ़ी अलवर की, कौन कौन सी थी? पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है, मामला चल रहा है तो चल रहा है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रही ये जिले मैं आपको बता दूंगा, और ठीक है, चिंता नहीं करनी से। हाँ, अलवर में कौन सी चोटी पट्टी थी, एक दो का नाम? हाँ, बिलाली की ऊंचाई कितनी है? केवल बिलाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब वो मैं 2 दिन से ऐसे चोटिया चोटिया चिल्ला रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं उसका तो। हाँ। हाँ सर, चिल्लाते रहो चोटिया चोटिया, हमें क्या करनी है चोटियों का? हम हमारा क्या कर लोगे चोटियों का? हाँ, क्या कर लोगे हमारा चोटी से? कर क्या लोगे आप? तुम कर क्या लोगे? चलो, इसके अंदर लिख लो, प्रमुख रूप से कितने जिले? 12। ये लिखो डायग्राम, डायग्राम लिखो। घर जाकर थोड़ा कम ही पढ़ते हैं ना। तो देखो, एक बार देखो इधर वापस, देखो मरुस्थल में कितने जिले थे पहले? 12। अरावली में कुल जिले कितने थे, लेकिन प्रमुख रूप से कितने थे? 7 यहां पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। प्रमुख रूप से कितने थे, मैदान में कितने थे, और पठार में कितने हैं? इधर पठार की भी बात करते हैं तो टोटल कितने हैं? 4। मैदान में वैसे वैसे 12, और कुल बात करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 15। अरावली में कुल कितने आ जाएंगे, और मरुस्थल में कितने हैं? 19। ठीक है। अब ऐसी टोटलिंग करके नहीं कहना है कि सर ये तो 50 के बाहर चले गए। कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनका विस्तार कहाँ है? अरावली में भी है, कुछ ऐसा है जिनका मैदान में भी है। ठीक है। हाँ, पहले 7 थे प्रमुख रूप से। लिख लिया? ठीक है। तो आपको इनको काउंट करके नहीं बैठना है कि सर ऊपर 50 है, यहाँ टोटलिंग में कितने हो गए हैं, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि कुछ ऐसे जिले हैं जिनका अरावली में भी भाग है, और कुछ ऐसे हैं जिनका किसमें भाग है? मैदान में भी है। ठीक है। चलो, यही क्यों पढ़ोगे भाई, जब एग्जाम ने यहां पूछेगा ही नहीं? इतनी सारी वाक्य क्यों पढ़ी हमने? इतना मरुस्थल, इतना अरावली, इतनी चोटियां, इतने पठार, इतने पठार पहाड़ियां चोटियां सब क्यों पढ़ी, वो भी पूछेगा। ठीक है। कंप्लीट। भौतिक प्रदेश आपके क्या हो गया? कंप्लीट। हाँ। हाँ, ये आपको टीम बता ही रही है अभी। चलो, अब आप हेडिंग लगाइए, हमारे राजस्थान ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर। हेडिंग लगाइए, राजस्थान में अफवाह तंत्र। राजस्थान में
अफवाह तंत्र। बिल्कुल। एक बिंदु आपको बताता हूं, देखो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में अफवाह तंत्र। सबसे पहली बात, ये शब्दावली क्या है? क्वेश्चन पूछता है आपको, अफवाह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अफवाह? बताओ। हाँ, याद रखिएगा, अफवाह का मतलब होता है पानी का बहाव या जल का गति करना। क्या कहलाता है? अफवाह। अफवाह केवल क्या कहलाता है? अफवाह। या इसको बेस्ट एग्जांपल में हम ये कह देते हैं, नदी का बहना। बहना कोई और शब्द समझ लेंगे आप, क्योंकि 2 महीने के बाद पढ़ेंगे ना इसको। तो नदी का बहाव, पानी का बहाव, जल का गति करना क्या कहलाता है? केवल अफवाह। अब एक शब्द आता है जो कि शिक्षक के एग्जाम में पूछा गया, अफवाह तंत्र किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है अफवाह तंत्र? तो आपको याद रखना है, हाँ बिल्कुल शाबाश, जैसे ये कोई मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी की बहुत सारी क्या है? सहायक नदियां। ये जो पूरा पूरा जो बहाव क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं? अफवाह तंत्र। यानी कि मुख्य नदी वे उसकी सहायक नदियों का बहना कौन सा तंत्र कहलाता है? अफवाह तंत्र। ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसी मुख्य नदी वे उसकी सहायक नदियों का बहाव क्या कहलाता है? याद रखिएगा, अफवाह तंत्र। केवल नदी का बहाव क्या कहलाता है? अफवाह। लेकिन वो नदी और उसकी सभी सहायक नदियों का पूरा बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र। ठीक है, 2 शब्दावली आई समझ में? तो दोनों को उतार लो। पांच जनवरी से पहले अमित कुमार मीणा। हाँ, पूर्वी मैदानी प्रदेश में बाणगंगा बेसिन नहीं किया। देखो प्रियंका, बाणगंगा जो नदी है ना, इसके बारे में हम पूर्णतः चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो बाणगंगा नदी की स्थिति हम देखते हैं तो वो आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। और आंतरिक अफवाह तंत्र का मतलब क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो तो कंडीशन पे काम करता है। मैं आपको बताऊंगा कि बाणगंगा बेसिन और बाणगंगा नदी ऑप्शन के अनुसार कहां माननी है, क्योंकि आरएसएस भी बोर्ड के कुछ पेपर हम देखते हैं तो वहां पर बाणगंगा नदी है
वो कहीं पर तो आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग मानी गई है और कहीं पर उसका भाग माना गया है किसका, बंगाल की खाड़ी का। क्योंकि बाणगंगा नदी एक टाइम ऐसा भी था जो डायरेक्ट यमुना में जाकर मिला करती थी। हमारे राजस्थान की 3 ऐसी नदियां थी जो डायरेक्ट यमुना में विलय होती थी। एक तो हमारे राजस्थान से बहती हुई चंबल नदी, एक बाणगंगा नदी, और एक नदी है गंभीर नदी। ये डायरेक्ट यमुना में विलय होती है। यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की, और गंगा जाकर कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी। तो मतलब कहीं ना कहीं पहले बाणगंगा जो नदी है वो किसका भाग था, आंतरिक अफवाह तंत्र का। लेकिन आज हम वर्तमान में उसकी स्थिति देखते हैं तो वो विलुप्त हो जाती है बीच में, और जो बीच में विलुप्त हो जाती है वो आंतरिक क्या है, वो पूरी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, ये 2 बातें समझ में आ गई आपको, वाह कैसे आ गई। एक आपको पूछा जाता है निम्न में से नदी, यानी कि एक शब्द आपने सुना होगा, जैसे कोई नदी हम पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है नदी बेसिन, सुना है ये। तो ऐसे ही एक शब्द है कौन सा, नदी द्रोणी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे देखो ये कोई मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है, इसकी कोई सहायक नदी है, मान लो ये इसकी क्या है, सहायक नदी। ये भी इसकी क्या है, सहायक नदी। ये भी इसकी क्या हो गई, सहायक नदी। तो मुख्य नदी और सहायक नदी के बीच का जो मैदान होता है, यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, यहां पर ये भाग हो गया, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी के बीच का मैदान क्या कहलाता है, नदी बेसिन। हम पढ़ते थे ना बार बार, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन। तो वो किसी भी नदी और उसकी सहायक नदियों के बीच का जो मैदान है उसे आप क्या बोलते हैं, याद रखना है, नदी बेसिन, या फिर क्या बोलते हैं, द्रोणी। द्रोणी शब्द याद रखना, बेसिन तो फिर भी आपको पता चल जाएगा। आप सोचेंगे ये कहां से आया है, तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, ओके लिखो, किसी मुख्य नदी, किसी मुख्य नदी वे उसकी सहायक नदियों के बीच का मैदान क्या कहलाता है, नदी बेसिन। ये जो 3 शब्दावली आपको लिखी है ना, इसमें अफवाह तंत्र के बारे में पूछा गया है कि किसी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, अफवाह तंत्र। तो 3 शब्दावली है, 3 काम आ गए आपके। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना कि राजस्थान की कौन सी नदी सबसे उपयोगी है, कौन सी नदी है जो कि आपके, एक जल ग्रहण क्षमता क्या होती है, पूछा था राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी आप बताते हैं बनास, क्या होती है, वो पूरा कैचमेंट एरिया। जैसे देखो इधर देखो एक बार, ये मुख्य नदी हो गई, ये इसकी सहायक नदियां हो गई, मुख्य नदी की सहायक नदियों की सहायक नदियां, इसकी भी तो सहायक नदियां होगी कोई, इसकी भी कोई सहायक नदियां होगी। ये पूरा जो जल ग्रहण है इसे बोलते हैं जल ग्रहण क्षमता। वो आगे हम देख लेंगे जो भी होगा, यहां पर फिलहाल ऐसी चिंता नहीं करनी है आपको। लिख लिया, शब्दावली आ गई समझ में आपको, यस हाँ, क्या पूछ रहे हैं, बैकग्राउंड चेंज करो, ये मेरे हाथ में नहीं है, सॉरी, ये हमारी टीम करती है और टीम नाराज है हमसे। लिख लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, अगला आपके सामने आता है कि राजस्थान में ये जो अफवाह तंत्र है,
ये अफवाह तंत्र, पहला क्वेश्चन है कितने प्रकार का, ये क्वेश्चन पूछ रखा है डायरेक्ट सीटी के एग्जाम में कि राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र मिलता है या पाया जाता है। ये क्वेश्चन तभी पूछ रहा है जब कोई यूनिक बात होती है, वरना नहीं पूछता। देखो, हमारा राजस्थान जो है वो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। अफवाह तंत्र का मतलब आपको बता दिया, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो पूर्णतः बहाव क्षेत्र है उसे आप क्या बोलते हैं, अफवाह तंत्र। और हमारे राजस्थान में ये जो अफवाह तंत्र है ये प्रमुख रूप से कितने प्रकार से पाया जाता है, 3 प्रकार से, प्रमुख रूप से 3 प्रकार से। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो जो सबसे यूनिक है, और वो जो सबसे यूनिक है वो एक तो है, याद रखिएगा, आंतरिक अफवाह तंत्र। ये संपूर्ण भारत में केवल राजस्थान में मिलता है, आंतरिक अफवाह तंत्र। क्या है ये आंतरिक अफवाह तंत्र, अभी हम चर्चा करते हैं। दूसरा है, वो है आपके सामने अरब सागरीय अफवाह तंत्र। और नंबर 3 जो है वो है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अब इसमें भी देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऐसे भी पूछ लेगा, आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का कितने प्रतिशत आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। ऐसा भी पूछ सकता है क्या? क्या प्रदीप, क्या लग रहा है आपको? शाबाश, पूछ सकता है। तो कितना पूछ सकता है, कितना पूछ सकता है, मतलब क्या लग रहा है तुम्हें? क्वेश्चन तो यही पूछेगा, ठीक है, परसेंटेज में बता देता हूं आपको। तो राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का याद रखना है आपको, 60.20% जो भाग है वो कौन सा है, आंतरिक अफवाह तंत्र। अरब सागर की हम बात करते हैं तो ये है 17.40%, और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 22.40%। क्या टोटल 100% हो गया है प्रदीप? हो गया क्या? बस आभास हो गया तो कल आते ही पूछूंगा कैसे हुआ, तो मुझे बताना है ये 60 है, ये इतना है और ये इतना है। इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन और बन गया आपके सामने कि राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है, आंतरिक अफवाह तंत्र। सबसे बड़ा पाए जाने वाला राजस्थान में जो अफवाह तंत्र है उसका नाम क्या है, आंतरिक अफवाह तंत्र। अब इन शब्दों को समझिए किस प्रकार से है। देखो, हमारे राजस्थान में सबसे पहली बात तो सबसे पीछे क्या लिखा हुआ, अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का मतलब हो गया मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, अफवाह तंत्र। अब इस शब्द को समझिए, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र क्या है, यानी कि हमारे राजस्थान की मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो यदि कहां जाकर गिरता है, बंगाल की खाड़ी में, तो वो अफवाह तंत्र कौन सा अफवाह तंत्र कहलाएगा, बंगाल की खाड़ी। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे राजस्थान की एक नदी है बनास, बनास सहायक है चंबल की, चंबल सहायक है यमुना की, यमुना सहायक है गंगा की, और गंगा जाकर गिरेगी कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। यानी कि चंबल नदी जो है वो किस प्रकार का अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा आप और भी देखेंगे, जैसे हमने कहा कि गंभीर जो नदी है वो भी किस में जाकर गिरती है, यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा कहां जाती है, बंगाल की खाड़ी में। मतलब हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से यदि मैं चर्चा करूं तो चंबल, चंबल नदी जैसे इंपॉर्टेंट एक नदी है हमारी, बनास नदी जैसे एक इंपॉर्टेंट नदी है आपके सामने, गंभीर नदी।
अब यहां पर भी आगे हम चर्चा वैसे और करूंगा, लेकिन ये गंभीर है, गंभीरी नहीं है। एक पूछा जाता है ना कि निम्न में से राजस्थान का वह किला जो बेड़च और गंभीरी नदी पर है, तो वो गंभीरी है। ये कौन सी है? ये गंभीरी है। ये तो आती है जावेद की पहाड़ी एमपी से, और ये गंभीर नदी ये श्री चांदनगांव करौली से आती है। तो वो गंभीर है, ये गंभीरी है। ये गंभीरी बेड़च की है, बेड़च बनास की है, बनास चंबल की है, चंबल यमुना की है, यमुना गंगा की है, और गंगा जाकर किसमें गिरी? मतलब ये गंभीरी भी किसका भाग है? याद रखना आपको, चाहे गंभीरी हो और चाहे गंभीर हो, ठीक है, याद रखना है। तो इधर बंगाल की खाड़ी में आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल लिखा दिए ताकि आपको ठीक लगेगा। अब देखो इधर ठीक लगेगा वापस। अरब सागर में देखो, अरब सागरीय अफवाह तंत्र का मतलब क्या है कि वही मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का बहाव क्षेत्र किधर जाएगा? अरब सागर की ओर। अब बार बार ये अरब सागर आ रहा है, इसका देखो थोड़ा सा, देखो ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। आप देखेंगे कि राजस्थान के इस तरफ तो क्या है? अरब सागर, और इधर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यानी कि देखो इधर ऐसी नदियां जो इधर आएगी ऐसे, वो तो किसका भाग है? और ऐसी नदियां जो इधर जाकर गिरेगी वो किसका भाग हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी का। हमारे राजस्थान की किस तरफ है अरब सागर, और पूर्वी की तरफ क्या है? तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अरावली के पूर्वी भाग में निम्न में से किस प्रकार का अफवाह तंत्र है? मैं नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा ही नहीं आपको, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाऊंगा, एग्जामिनर पूछ लेगा, तो उस समय आपका स्वयं विवेक काम करना चाहिए। वैसे मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ऐसे आप तो ऐसे नाराज हो गए, पत्थर लेके उठ गए। देखो ये क्या है? ये अरावली है, ठीक है। ये क्या है? अरावली। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि अरावली के पूर्वी भाग में किस प्रकार का अफवाह तंत्र है? मतलब अरावली के पश्चिमी भाग में किस प्रकार का अफवाह तंत्र है? आपको पूछ लेगा निम्न में से वह नदी जो अरावली के पूर्वी भाग में जाकर गिरती है। वहां पर वो बंगाल की खाड़ी भी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कौन सी नदी है जो जाकर गिरती है। समझे? क्योंकि अरावली है यहां। किसक भाई, तुम भी ऐसे प्रदीप जैसे कैसे हो गया? देखो ये क्या है? ये अरावली, क्या शंकु आकार बड़ा आदमी, ये क्या है? अरावली है। अरावली का इधर वाला जो ढाल है वो कैसा है? पूर्वी। और एक अरावली का इधर वाला ढाल है कौन सा? पश्चिमी। यानी कि अरावली के पश्चिम के ढाल में तो किस प्रकार का अफवाह तंत्र है? अरब। और पूर्वी के अंदर किस प्रकार का है? बंगाल की खाड़ी। तो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कि अरावली जो है वो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। पढ़ना है ना, अरावली का महत्व क्या है कि अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये ऐसे करती है, हाँ ऐसे करती है भाई। देखो आया, समझ में आया? अब जरूरी नहीं है जैसा मैंने पढ़ा है वैसे ही पूछेगा, वो घुमा के पूछ लेगा कि निम्न में से वह नदी जो अरावली के पूर्वी ढाल में बहती है, इधर बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाले, ठीक है, और पश्चिम में इधर। चलो फिर ठीक है, हम कहां थे? अरब सागर में। अब देखो यहां पर भी एक और बात है, ये जो अरब सागर है ना, ये अरब सागर कुछ इस प्रकार से है। अरब सागर दो भाग है,
एक तो अरब सागर का ऊपरी भाग है जिसे आप क्या बोलते हैं, कच्छ का रण। अरब सागर का एक निचला भाग है उसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। इसलिए कई बार डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछा जाता है कि माही नदी किस में जाकर गिरती है अरब सागर में। माही नदी किस में जाकर गिरती है, ऑप्शन वहां आता है अरब सागर, कच्छ का रण, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो आपको याद रखना है कि माही नदी किस में जाकर गिरती है, वो गिरती है खंबात की खाड़ी में, ना बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर दो भागों में है। अरब सागर का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, कच्छ का रण, और अरब सागर का नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, खंबात की खाड़ी। दो ऐसी नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, वो है माही और साबरमती। और कच्छ के रण में जाने वाली दो नदियां हैं, एक लूणी है और एक पश्चिम बनास। बनास अलग है, एक पश्चिम बनास अलग है। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाता है ना कि बनास बांध निम्न में से कौन सी नदी पर है, पहला ऑप्शन आता है बनास नदी पर, दूसरा आता है पश्चिम बनास पर, तीसरा आता है चंबल पर, चौथा आता है रूपारेल। तो वहां पर बनास बांध है, बनास नदी करेंगे, लेकिन नहीं करना है, पश्चिम बनास करना है वहां। ऐसा कब सुना है बनास नदी पर बनास बांध बना हुआ है? पश्चिम बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, बनास बांध। बनाने वाला कई बार सोचता है स्टूडेंट के लिए चलो कुछ तूफानी करते हैं, तो वो कर देता है इस प्रकार। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अरब सागरीय अफवाह तंत्र की यदि हम बात करें तो यही दो भाग लिख दूं क्या इसके, अरब सागर के। एक तो अरब सागर का भाग क्या कहलाता है, कच्छ का रण, और एक अरब सागर अफवाह तंत्र का भाग क्या कहलाता है, खंबात की खाड़ी। ठीक है, देखिए कच्छ का जो रण है इसके अंदर तो कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है, लूणी, पश्चिम बनास, और खंबात की खाड़ी में कौन सी नदियां आकर गिरती है, माही और साबरमती। अब देखो यहां से क्वेश्चन कई तरीके के बन सकते। एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग नहीं है, माही, साबरमती, लूणी और बनास। बनास क्वेश्चन पूछ लेगा राजस्थान की ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो याद रखना माही और चंबल, बनास और माही, साबरमती और माही, ऐसे देगा वो। ठीक है, तो ये चारों ही किसका भाग है, अरब सागर का। अरब सागर फिर दो भागों में है। ठीक है, अब देखो आंतरिक अफवाह तंत्र जो कि राज्य का क्या है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र। इसमें यदि प्रमुख नदियों की हम बात करते हैं तो वो है आपके कौन सा, जैसे घग्गर नदी है, प्रमुख रूप से नदियों की चर्चा करता हूं तो जैसे कांतली नदी है, जैसे काकनी नदी है या काकने नदी है, जैसे आपके साबी नदी है, जैसे आपके मेंथा नदी है या इसी का दूसरा नाम मेंढा नदी है, जैसे आपके सामने रूपा रेल नदी है, जैसे आपके सामने रूपनगढ़ नदी है, जैसे आपके सामने खारी नदी है, जैसे आपके सामने खंडेला नदी है, जैसे आपके सामने द्रियवती नदी है। इधर देखिएगा दरियवती नदी, ये आपके जयपुर में है, छोटी गंगा बोल के नाले में जो कूदा देते हैं, ये वही है दरियवती नदी। मतलब ये दरियवती नदी तभी आएगी जब बारिश होगी, वरना नहीं आएगी। इसका मतलब ये किसका भाग है, आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है, याद है नहीं ना आंतरिक अफवाह तंत्र। तो ये लिखिए आप। अब आपको यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग नहीं है गग्गर, साबी, खारी, और इधर से कोई माई पूछ लेगा। लेकिन आजकल का टाइम इधर से नहीं है, आजकल का टाइम है इनकी प्रमुख सहायक नदियों से।
जैसे चंबल की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, आहू है, काली सिंध है, पार्वती है, मांगली है, कुराल है, मेज है, बहुत सारी नदियां, उनमें से पूछेगा वो। जैसे मैं आपको पूछ लूं कि सूकली निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा लूनी की है वो। लूनी की सहायक नदी सूकड़ी है। मैंने सूकली पूछा है। मैं पूछता ना कुकड़ी किसकी सहायक नदी है, कुकड़ी लूनी की लग रही है ना। जैसे लूनी की सहायक नदियां हैं सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, बांडी, जोजड़ी, वैसे कुकड़ी किसकी है, पश्चिम बनास की। सूकड़ी है लूनी की, लेकिन सूकली किसकी है, पश्चिम बनास की। बिल्कुल बिल्कुल। लिख लिया। वाह। लिख लिया ये, यहां तक समझ में आया कि क्या पढ़ रहे हैं हम? एक एक बात समझ में आ गई। अफवाह, अफवाह तंत्र, नदी बेसिन या नदी द्रोणी क्या होती है, फिर राजस्थान में कितना प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। अच्छा, एक हमने चर्चा की कि ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी तो बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र, ऐसी नदियां जो अपना पानी अरब सागर की ओर उड़ेलेगी तो वो हो जाएगा अरब सागरी अफवाह तंत्र। ऐसी नदियां जो अपना पानी इन दोनों में ही नहीं ले जाएगी वो कौन सा अफवाह तंत्र है, आंतरिक अफवाह तंत्र। समझे? तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी पूछेगा कि जो दोनों ओर नहीं ले जाएगी वो क्या कहलाएगी, इसको चेंज करेगा शब्दावली। वो पूछेगा ही, वो पूछेगा कि निम्न में से नदियों का वह अफवाह तंत्र जिसमें नदियों का उद्गम स्थल निश्चित होता है, समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है, निम्न में से किस प्रकार का अफवाह तंत्र है। क्योंकि इनका तो फिक्स है कि ये जाकर गिरेगी कहां, ये जाकर कहां गिरेगी, तो उसकी शब्दावली वैसी ठीक लगी ना आपको, तो वो वैसी पूछेगा। इनमें से हम सबसे पहले जिस अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लगाइए आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र। सर आप थोड़ा गाइड करें। अच्छा, साइड में हो जाऊं कि गाइड करूं? आपको क्या गाइड करना है? देखो, विद्यार्थी को अपने जीवन में टेंशन होनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी को इतना भी मोटिवेशन नहीं करना चाहिए कि वो अपनी घर की परिस्थिति सब कुछ चिंता करना छोड़ दे। आजकल हम देखते हैं कि जैसा माहौल है ना, एक स्टूडेंट को मोटिवेट करने के पीछे 4 टीचर पड़े होते हैं। उसको इतना मोटिवेट कर देते हैं कि वो बंदा इतना मोटिवेट हो जाता है कि पढ़ता ही नहीं है, कि देख लेंगे, सर ने कहा है, मोटिवेट है, कर लेंगे। चिंता होनी जरूरी है जीवन में। उसको चिंता होनी जरूरी है कि मुझे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। उसको ये चिंता जरूरी है
स्टूडेंट को मोटिवेट करो, लेकिन जिंदगी में मोटिवेट मत करो। उसको चिंता होनी जरूरी है, आपको चिंता होगी तभी तो पढ़ेंगे ना। जबकि इतना मोटिवेट कर देते फिर वो कहता है हवा क्या एग्जाम देना है, सर ने मोटिवेट कर दिया है कि यहां नहीं होगा तो चुनाव लड़ लेंगे। क्या ये क्या मोटिवेट है? चिंता होनी जरूरी है स्टूडेंट को, याद रखना जीवन में। मोटिवेट ये नहीं है, चिंता होना बहुत जरूरी है। समझे? जीवन में चिंता ही मोटिवेशन है, याद रखना। अगर घर का टेंशन नहीं है तो मोटिवेशन थोड़ी है कोई। चलो आगे। चलो आप हेडिंग लगाइए, आंतरिक अफवाह तंत्र। हेडिंग लगाओ आंतरिक अफवाह तंत्र। ठीक है, चलिए। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे पहले आप लिखिएगा, यह एक विशेष प्रकार का, यह एक विशेष प्रकार का अफवाह तंत्र है। ये एक विशेष प्रकार का क्या है? अफवाह तंत्र, जो केवल भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है या मिलता है। ठीक है। दूसरी बात, परिभाषा के रूप में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर वह नदियां जिनका उद्गम स्थल निश्चित है, उद्गम स्थल निश्चित है, लेकिन समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, उसे आप क्या बोलेंगे? आंतरिक अफवाह तंत्र। साइड डेफिनेशन समझ में आ गई? बिल्कुल। मुझे यहां पर ये लिखाने की आवश्यकता नहीं है कि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र यही है। राज्य के कुल अफवाह तंत्र का 60.20% भाग कौन सा है? आंतरिक अफवाह तंत्र। पूरा ही पढ़ना होता है। ठीक है, जीके का लेवल कुछ नहीं होता है, वो लेवल आपका होता है कि आप कितना याद करते हैं। जीके का लेवल थोड़ी होता है। अब के महाराणा प्रताप को लेवल से पढ़ाइए, महाराणा प्रताप खुद अपने लेवल के हैं, आप कितना लेवल तक पढ़ पाते हैं वो आप पर निर्भर करता है। पूरा पढ़ना होता है, डीपली पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चिंता मत करिए। चले हम आगे। तो अब हम यहां एक एक नदी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं चर्चा कर देता हूं कि नदियों से आजकल क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। देखो, यदि सिंपली कभी आपका किस्मत ने आपका साथ दिया, जो कि आपको नहीं देगा ये कंफर्म है, तो किसी नदी का अन्य नाम पूछ लेगा वो आपको। जैसे राजस्थान की कामधेनु किसे बोलते हैं? चंबल नदी को, तो हल्का सा पूछ लिया। वन की आशा किसे कहते हैं? बनास। ये दो ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है।
वरना तो थोड़ा अंदर से यदि पूछेगा तो आपको पूछेगा कि राजस्थान की कौन सी नदी को उटगन नदी कहा जाता है। ये आपके साथ तूफान उठा कि राजस्थान की कौन सी नदी उटगन नदी कहलाती है। कौन सी कहलाती है वैसे? तो वो गंभीर नदी का दूसरा नाम क्या है? उटगन नदी। गंभीर का, आपको गंभीर होना है उसमें, तो ऐसे कभी पूछ लेता है। वरना क्या पूछेगा कि जैसे आरएसएस बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज, आलोक राज जी लगाओ, उन्होंने कहा था कि अब जो पेपर आएंगे वो नए जिलों के आधार पर आएंगे। तो इस टॉपिक से नए जिलों के आधार पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो वो बन सकता है उसके बहाव क्षेत्र से, क्योंकि अब जिले नए बने हैं तो प्रत्येक नदी का बहाव क्षेत्र भी हो सकता है कि अधिक 2 से 3 जिलों में चला गया या फिर 2 से 1 जिले में आ गया, जो भी है। एक यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नदियों का बहाव क्षेत्र का मतलब समझ गए ना, कौन कौन से जिलों में वो बहती है। एक ये, तो फिर एक किसी भी नदी का उद्गम, ये वन लाइनर नहीं पूछता है। चंबल, बनास, लूणी और घग्गर और सामने 4 पहाड़ियों के नाम और कहेगा मिलान करो नदियों का, एक तरफ उद्गम और एक तरफ नदियों के नाम। लेकिन सबसे ज्यादा हम देखते हैं आजकल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है सहायक नदियों से, कि एक तरफ नदी दे दी और एक तरफ उनकी सहायक नदियों के नाम और कहेगा मिलान करो कि मतलब कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी है, या फिर निम्न में से असंगत कौन सा है। यहां दे दिया चंबल, सामने दे दी मेज, यहां दे दिया बनास, सामने दे दी बेड़च, यहां पर दे दिया आपके गगर, सामने दे दी आपके सुकली, यहां पर दे दी लूणी, सामने दे दी शागी। कौन सा असंगत है? तो घग्गर वाला असंगत है। ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। और या फिर कोई भी नदी हो उसकी अपनी कोई इंपॉर्टेंस, कोई विशेषता होती है, वो विशेषता से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि राजस्थान में सर्वाधिक जल की उपयोगिता वाली नदी कौन सी है, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी कौन सी है, या फिर चंबल नदी में कुल कितने बेसिन हैं। ये तो आपको भी लिखा ही नहीं है ना मैंने। बाण गंगा नदी में कुल कितने बेसिन हैं, ये थोड़ा लिखा है। लूणी नदी में कुल कितने बेसिन हैं, वो लिखा है। वो उनकी विशेषता है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे विशेषताओं के अंदर। और तो बाकी क्या, नदियों से क्वेश्चन, नदी है, सिंपल सी बात है, कोई स्थान किनारे होगा, किनारों से पूछ लेगा। जैसे आरएसएसबी बोर्ड ने पूछा कि भगवान श्री देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, और यही आप याद करके गए थे, और वही आप पर प्रश्न में मिल गई लाइन, पूछ ये लिया कि ये कौन सी नदी के किनारे है। तो आसिंद जो भीलवाड़ा है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो खारी नदी के किनारे है। लेकिन आपको याद रखना है वो खारी, ये खारी नहीं है, ये खारी आंतरिक अफवाह की है। वो खारी किसकी सहायक नदी है? वो बनास की सहायक नदी है, वो उस खारी की बात कर रहा है, ठीक है। खारी 3 है जी टोटल, आपको तो मैंने एक ही बात, टोटल खारी कितनी है? 3। देखो जो हमारे काम आए वो उठा लेंगे। तो ये इस प्रकार से प्रत्येक नदी की क्या है, विशेषता, ठीक है। चलो एक एक नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ, पुरानी पुरानी बातें वही, बहाव क्षेत्र पुरानी बातें पूछेगा तो वही बातें वही है, वही तो है बातें। ठीक है अंजलि, यदि पुराने और नयों की हम नदियों में बात करेंगे तो केवल और केवल क्या बदला है, बहाव क्षेत्र। हो सकता है 2 से 3 जिले हो गए, 5 से 4 जिले हो गए, ये बदल सकता है, और तो स्थान तो वही है बस। चलो तो शुरू करते हैं फिर आंतरिक अफवाह तंत्र। बोर्ड पर देखो, सबसे पहले नदी के बारे में जो पढ़ते हैं वो है आपके सामने, ये नदी है घग्गर नदी। बिल्कुल एक विधिवत रूप से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छा भी लगेगा। इधर देखो बोर्ड पर, केवल बोर्ड पर देखना आपको, ये राजस्थान का मैप है,
ये सब भी तो दिख ही रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? ये राजस्थान है, ठीक है। चर्चा हम कर रहे हैं घग्गर नदी की। हमारे राजस्थान में जब हम घग्गर नदी की बात करते हैं तो वो आपके कुछ इस प्रकार से बहते हुए आती है। और ऐसे वे चलती है। ये आपके कौन सी नदी है हमारे राजस्थान में? घग्गर नदी। ये कौन सी दिशा है? तो पहला ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से वह नदी जो राजस्थान के उत्तरी भाग में बहती है, कौन सी नदी है? घग्गर नदी। ये लोकेशन बताइए आपको। अब इस नदी के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि कहां से, किस प्रकार से, क्या है। जैसे यदि मैं यहां उद्गम स्थान की बात करूंगा तो ये जो उद्गम स्थान है, यहां पर एक पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर एक मंदिर बना हुआ है। ये लो मंदिर बना हुआ है, कालका माता का मंदिर बना हुआ है। और पहाड़ी जो है वो हिमालय का तीसरा भाग है, और हिमालय का तीसरा भाग कहलाता है शिवालिक की पहाड़ियां, क्योंकि भगवान शिव का सांप है वहां, है ना। हिमालय का तीसरा भाग भगवान शिव का था, मेरा नहीं, भगवान शिव का था, इसीलिए उसे क्या कहा गया? शिवालिक की पहाड़ियां। वहीं पर एक माता जी का मंदिर है, वहां से ये नदी निकलती है। इस प्रकार से बहते हुए हमारे राजस्थान से होते हुए कहां जाती है ये? जब इसका मूड होता है तब तो ये पाकिस्तान जाती है, और जब मूड खराब होता है तो ये हनुमानगढ़ में ही रुक जाती है। आगे ना तो गंगानगर जाती है ना अनूपगढ़ जाती है, ठीक है। वो इसके मूड पर है, इसीलिए तो इसे आंतरिक अफवाह तंत्र बोलते हैं। उद्गम तो निश्चित है, समाप्ति निश्चित नहीं है। कभी तो पाकिस्तान चली जाती है और कभी यहीं बीच में रुक जाती है। ये लोकेशन है। अब इस नदी को पूरे एक विधिवत रूप से आपको बताता हूं, बोर्ड पर देखिएगा। इस प्रकार से हिमालय का एक तीसरा भाग है, और हिमालय का जो तीसरा भाग है इसे कहा जाता है शिवालिक पहाड़ियां। और हिमालय का जो तीसरा भाग शिवालिक की पहाड़ियां कहलाता है, हमारे लिए घग्गर नदी की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट राज्य है वो है आपके कौन सा? एचपी। तो हिमालय का तीसरा भाग शिवालिक की पहाड़ियां, लेकिन हमारी घग्गर नदी की दृष्टि से जिस राज्य की शिवालिक पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और इसी हिमाचल प्रदेश में यहीं पर पास में ही एक मंदिर बना हुआ है, और यहां पर जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है आपके, याद रखिएगा, कौन सी माता जी का? कालका माता जी का। कालका माता का क्या बना हुआ है? मंदिर। और इसी कालका माता के मंदिर के पास से ही एक नदी निकलती है, जो आपके हमारे राजस्थान में यहां से कालका माता की पहाड़ियों से निकलते हुए इस प्रकार से आती है, और यहां पर एक स्थान आता है, यहां पर। और इसी स्थान से हमारे राजस्थान में क्या होता है? प्रवेश। जहां से प्रवेश होता है वो स्थान है, याद रखिएगा, टीबी गांव। और ये टीबी गांव कहां पर है? हनुमानगढ़ में। याद रखिएगा कहां पर है? यहां से हमारे राजस्थान के अंदर ये घग्गर नदी क्या करती है? प्रवेश। प्रवेश करने के बाद में ये जो नदी है ये हनुमानगढ़ से होते हुए आगे चलती है गंगानगर, और गंगानगर से होते हुए चलती है अनूपगढ़। यानी कि घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है
वो आपको याद रखना है। एक तो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर, और तीसरा आपके कौन सा, अनूपगढ़। पहले ये 2 जिलों में बहती थी, अब ये कितने जिलों में बहती है, 3 जिलों में। तो हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिलों में बहते हुए ये आगे चलती है, और आगे तभी चलेगी जब यहां पर पानी का बहाव ज्यादा होगा, यहां पर बारिश ज्यादा होगी, तो फिर यहां हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ होते हुए ये इस प्रकार से चलते चलते पाकिस्तान का एक स्थान आएगा यहां पर, जिसका नाम है फोर्ट अब्बास। यहां तक चली जाती है, और ये फोर्ट अब्बास कहां पर है, पाकिस्तान। यहां तक चली जाती है, और पाकिस्तान के अंदर याद रखिएगा, ये जो भाग इसका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि ये तो हकरा नदी आई। हम बोलते हैं बेटी का बाप ये हमारी घग्गर नदी है, लेकिन कहते हैं नहीं ये हमारी हकरा है। तो हकरा नदी तो तभी आएगी जब यहां बारिश ज्यादा होगी, बाढ़ की स्थिति होगी। तो हमारे यहां पर ज्यादातर बाढ़ की स्थिति होती नहीं है, तो पाकिस्तान वालों के लिए हकरा आती नहीं है। क्योंकि आज वर्तमान के अंदर यदि हम चर्चा करें तो यहां हनुमानगढ़ के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है भटनेर। इस भटनेर के पास में ही वर्तमान में ये क्या हो जाती है, लुप्त। वर्तमान में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। आपके सामने केवल इतनी सी बात है कि आपको पूछा जाए कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, शिवालिक पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश। दूसरी बात आपको पूछा जाए कि इसका राज्य में प्रवेश कहां से होता है, टीबी गांव, हनुमानगढ़ से। वर्तमान में लुप्त कहां होती है, लेकिन आपको पूछा जाए कि इसका समाप्ति स्थल कहां पर है, लेकिन जाती नहीं है। बुलाती है लेकिन, क्योंकि बाढ़ है नहीं ना, जाएगी कहां से। और तो शिवालिक की पहाड़ियां उद्गम, राज्य में प्रवेश टीबी, वर्तमान में लुप्त भटनेर। भटनेर है हनुमानगढ़ के अंदर, और समाप्ति स्थल कौन सा है, फोर्ट अब्बास। जब बाढ़ की स्थिति होती है तब यह पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में से क्या बोलते हैं, हकरा। इस घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र की हम बात करते हैं तो 3 जिले हैं, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, और कौन सा, अनूपगढ़। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जहां पर कोई नदी नहीं है। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे राजस्थान के 4 जिले हैं जहां कोई नदी नहीं है। बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर है, और अनूपगढ़ है। क्योंकि देखो जाती नहीं है, तो भटनेर के पास लुप्त हो गई, इसका मतलब क्या है, मतलब आगे गंगानगर और अनूपगढ़ को तो है ही नहीं कोई। आपको पूछा जाए केवल कि राजस्थान का एकमात्र जिला जहां कोई नदी नहीं है वह है बीकानेर, क्योंकि शेखावटी में एक नदी बहती है जिसका नाम है कांतली। वो कभी कभी चूरू की सीमा तक चली जाती है, टच होके वापस आ जाती है, हाथ लगा, समझे। सिंपल सी बात है, ज्यादा यदि बाढ़ की स्थिति हुई तो फिर पानी ऐसे रुकता थोड़ी है, पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। मैं यहां पर आपको मोटिवेट नहीं करूंगा। तो हनुमानगढ़, गंगानगर और क्या है, अनूपगढ़। तो वैसे देखा जाए तो यहां नदी नहीं है, लेकिन वैसा देखा जाए तो देखो ये पाकिस्तान तक जाती है। ये तो हुई इस नदी की प्रमुख बातें कि उद्गम कहां है, प्रवेश कहां है, वर्तमान में कहां लुप्त होती है, इसका बहाव क्षेत्र क्या है, और पाकिस्तान। इसकी टोटल लंबाई की हम बात करेंगे ना, तो कुल लंबाई है इसकी 465 किलोमीटर, क्योंकि ये पाकिस्तान भी तो जाती है ना। अब देखो इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं इसकी। एक तो आपको याद रखना है कि ये जो अनूपगढ़ है ना, अनूपगढ़ जिला निम्न में से कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है, सॉरी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो घग्गर नदी के किनारे। एक आपको पूछे कि भटनेर किला निम्न में से कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर। अब देखो हनुमानगढ़ के कुछ स्थान हैं जो आपको इसी नदी के किनारे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो देखो तीन स्थान कौन कौन से हैं।
जो कि यहां आपको देखने को मिलते हैं वो है आपके तीनों स्थानों की यदि मैं चर्चा करूं तो वो है आपके एक तो कालीबंगा, एक है आपके पिल्लीबंगा और एक है आपके सामने रंग महल। ये तीनों ही हनुमानगढ़ में है और ये तीनों ही किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। एक याद रखना है आपको कि हमारे राजस्थान का प्रथम कृषि यांत्रिक फोरम जहां स्थापित करवाया गया है सूरतगढ़, वो सूरतगढ़ भी किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। तो यहां पर एक स्थान और भी स्थित है और वो कौन सा है? सूरतगढ़। और अनूपगढ़ तो आपको बता ही दिया, वो इसी नदी के, अनूपगढ़ का एक गांव भी इसी नदी के पर है, वो है बिंजोर गांव, जहां पर लैला मजनू की मजार बनी हुई है, वो भी इसी नदी पे किनारे स्थित है। ठीक है। हाँ ठीक है, वो पीयूष में बताऊंगा आपको। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। ये हो गया। अब देखो इस नदी के लिए और भी कुछ स्पेशल बातें होती है। जैसे पूर्णतः यदि घग्गर नदी की हम बात करते हैं तो वो केवल एक ही जिले में बहती है, वो ये रहा आपके कौन सा? हनुमानगढ़। इस नदी द्वारा हनुमानगढ़ के अंदर याद रखिएगा एक झील का निर्माण होता है। ये जो दिख रही है ना आपको, ये एक झील है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। तो तलवाड़ा जो झील है ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में। किस नदी द्वारा बनती है? याद रखिएगा घग्गर नदी द्वारा। इस झील की इंपॉर्टेंस ये है कि राजस्थान की सबसे नीची झील है तलवाड़ा, सबसे ऊंची झील है नक्की झील। याद रखना है, एक तो ये याद रखना है तलवाड़ा झील। ठीक है। अब इसके अलावा देखो ये जो घग्गर नदी है, इसी घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है ना, इन तीनों जिलों में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र कहलाता है नाली। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि नाली निम्न में से किस नदी का बहाव क्षेत्र उत्तरी राजस्थान में है? तो याद रखना है घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली। जैसे कांतली नदी का बहाव क्षेत्र कहलाता है तोरावटी, वैसे घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? नाली। नाली भेड़ की एक नस्ल भी है जो यही मिलेगी आपको गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के अंदर। एक तो ये हुआ। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसी घग्गर नदी द्वारा हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी द्वारा निर्मित जो मैदान बनता है उस मैदान को कहा जाता है पाट। याद रखिएगा इस पूरे भाग में बनने वाला जो मैदान है, इस मैदान को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा पाट। और वैसे उत्तरी राजस्थान के अंदर जो प्रमुख रूप से मिट्टी भी निर्मित होती है ना, उस मिट्टी को कहा जाता है बग्गी। आपको पूछा जाता है कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है? बग्गी। ये ऐसे क्वेश्चन भी बनता है। ना यहां सफेदे लगेंगे। तो अब हाँ, जैसा कि प्रदीप ने पूछ लिया है तो बताइए देखे। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, जहां पर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। तो फिर तिलवाड़ा तो बालोतरा में है, जहां राव मलिनाथ जी का क्या है? पशु मेला भरता है। ठीक है। ठीक है, ठीक लग रहा है नदी? पानी को छोड़ दें तो कुछ है ही नहीं इसमें। क्या है बताओ? अब देखो घग्गर नदी की बात करते हैं तो मैं बोलूंगा और आपको लिखना है। ठीक है, आप हेडिंग डालिए घग्गर नदी, डालिए।
ये मैंने आपको पढ़ाया, आपको लग रहा है नहीं वाह याद हो गया। याद रखना, टीचर जब भी पढ़ाता है क्लास का क्लास में कभी याद नहीं होता है, ये एक अचूक सत्य है। आपको इसीलिए लगता है कि मुझे ये याद हो गया क्योंकि आपको समझ में आ गया। ये मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आया कि इधर से कोई निकला है, कोई नदी निकली है, इस प्रकार से बहते हुए, और ये बातें हुई है इसके साथ। ये आपको क्लास में समझ में आया है, याद आपको घर जाकर रिवीजन करने पर ही आएगा, ये कंफर्म है। याद कब होगा? घर जाकर। अब ऐसा नहीं ऑनलाइन वाले बोले सर हम तो घर पर ही हैं, तो आपको जो अभी मैंने पढ़ाया है इसको आपको थोड़ी देर के बाद में रिवीजन करना है, तब आपको ये आराम से याद होगा, ठीक है। और नदियों को लिखाने का तरीका लिखो आप, मैं आपको लिखाता हूं। हेडिंग डाली आपने, घग्गर नदी। सबसे पहले लिखिए इस घग्गर नदी का प्राचीन नाम। पहला पॉइंट, पॉइंट बना के लिखना है। सबसे पहले लिखो प्राचीन नाम। प्राचीन नाम के अंदर आप लिखिएगा, लिखिए प्राचीन नाम में सबसे पहले प्राचीन सरस्वती। नाम में सारे लिखूंगा, चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। इसका प्राचीन नाम लिखिएगा। प्राचीन नाम क्या लिखा आपने? प्राचीन सरस्वती। इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन सरस्वती। लिख लिया? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको भी जवाब देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो ऐसे बुरा मान गए। लिखा प्राचीन सरस्वती। फिर दूसरी लाइन से लिखिए वैदिक साहित्य में। किसके अंदर? वैदिक साहित्य में हाँ, वैदिक लिटरेचर साहित्य ना। देखो वैदिक साहित्य में डेस करके लिखो, द्रवेशवती नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रवेशवती नदी लिखो। दो बेचारे को। लिख लिया? वैदिक साहित्य में क्या बोलते हैं इसे? द्रवेशवती नदी। लिखा आप सबने? इसके बाद में लिखिएगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान में डेस करके लिखो, हकरा नदी कहा जाता है। हकरा, हकरा नदी ना, ना हकरा नदी। अब देखो, अभी हमने पढ़ा था कि ये पाकिस्तान तो तभी जाएगी जब यहां ज्यादा पानी होगा, बाढ़ की स्थिति बनेगी। सोचो किसी नदी में बाढ़ की स्थिति बनेगी तो बेचारी जहां से ये नदी गुजर रही है, इन जिलों में क्या हालत होगी? मतलब बाढ़ आ जाएगी। और हनुमानगढ़ और गंगानगर में आज भी जो आप मकान देखेंगे ना, वो ईंटों से बने हुए हैं, वो ध्वस्त हो जाएंगे। इसका मतलब वहां के लोग दुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे तो लोगों में शोक होगा, इसीलिए इसे राजस्थान का शोक बोलते हैं। लिखो, इस नदी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का शोक, दुख। राजस्थान का क्या बोलते हैं इसे?
शोक यानी कि दुख। लिखा? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? एक एक शब्द आपको पता चल रहा है? हाँ। लिख लिया? इसको भी ले ले। लिख लिया राजस्थान का शोक। अगले लिखो, इसके लिखो नेक्स्ट लाइन से अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नाम। और इसको किन किन अन्य नामों से जानते हैं हम? अन्य नाम। तो अन्य नाम में आप लिखिए, अन्य नाम में लिख लीजिए, इसे बोलते हैं मृत नदी। क्या बोलते हैं? देखो, मृत नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नदी यहां से निकलती है और इसको कहां तक जाना चाहिए था? फोर्ट अब्बास तक। लेकिन ये बीच में ही दम तोड़ देती है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? मृत नदी। की मर जाती है ये। लिख लिया मृत नदी? आगे लिखो, इसे कहा जाता है नट नदी। नट नदी क्या बोलते हैं? नट नदी। नट एक जाति होती है जो नाटक करती है। वैसे ये नदी भी नाटक करती है, कभी आती है कभी नहीं जाती है। कभी पाकिस्तान वाले बेचारे इंतजार करते रह जाते हैं। पाकिस्तान वाले क्यों? गंगानगर अनूपगढ़ वाले सोचते हैं गग्गर आएगी, लेकिन नहीं आई। क्या बोलते हैं इसे? इसको एक और नाम लिखो, इसे बोलते हैं सोत्तर नदी। सोत्तर नदी, वैसे नाम तो था इसका सोत्तर नदी, लेकिन अम्बरस होते होते क्या नाम हो गया? सोत्तर। सोत्तर नदी का मतलब है ये हनुमानगढ़ में आती है, गंगानगर और अनूपगढ़ के साथ में सोतन जैसा व्यवहार करती है। कहते तो है कि इनकी है ये, लेकिन इनकी नहीं है। समझे? वैसे मैं पढ़ा रहा हूं तीनों में बहती है, लेकिन ये तो इनके लिए तो सोतन जैसी है। इनको पता है लेकिन नहीं है, क्योंकि ये कहां लुप्त हो जाती है? भटनेर में। इसीलिए क्या बोलते हैं इसके? तो ये तो सारे इस नदी को अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या बोलते हैं वो है। अब लिखो अगली लाइन से उद्गम स्थल। नेक्स्ट अगली लाइन से लिखो उद्गम स्थल। अभी तो आई थी ना, अभी तो बहुत पानी भर गया था, पता है ना आपको? पिछले कुछ दिनों में यहां, मतलब दिनों में क्या, कुछ महीनों पहले हुआ था ना। हाँ। आपने लिखा उद्गम स्थल, डैश करके लिखो शिवालिक पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां। कोष्टक में लिख लेना कालका माता। शिवालिक पहाड़ियां, कोष्टक में कालका माता। कोमा लगानी है, हिमाचल प्रदेश। आज इसे ठीक लिख पा रहे हैं आप? हड़बू जी का वाहन क्या है भाई? वाहन। और किरण काबरा किसका है? हाँ? हाँ? किरण काबरा किसका है? मांगलिया महाजी का। तो हड़बू जी का क्या है? शियार। चलिए, क्या लिख लिया आपने? उद्गम स्थल लिख लिया, शिवालिक पहाड़ियां लिख लिया, सब कुछ। फिर लिखो राज्य में प्रवेश। फिर लिखो अगला बिंदु, राज्य में प्रवेश। राज्य में प्रवेश, राज्य में प्रवेश। और राज्य में प्रवेश लिखो टीबी हनुमानगढ़। टीबी हनुमानगढ़। टीबी हनुमानगढ़, ये हो गई राज्य में प्रवेश। ठीक है, टीबी हनुमानगढ़। लिख लिया ना? लिखो लिखो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, आगे लिखो। बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र, ये देखो बहाव क्षेत्र, ये बहाव क्षेत्र। और बहाव क्षेत्र में डैश करके लिखो हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, 3 जिले। बहाव क्षेत्र में लिखना है हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। ठीक है, 3 जिले।
लिख लिया, बाहु क्षेत्र लिख लिया ना। फिर लिखो समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल, ये रहा समाप्ति स्थल। समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल में आप लिखिएगा फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान लिख लिया। ठीक हो, वर्तमान में लुप्त, वर्तमान में लुप्त डैश करके लिखो भटनेर हनुमानगढ़। वैसे आपके पीडीएफ जो मिलेगी ना उसमें ये बिल्कुल ऐसा एज इट इज मिलेगा। इसको जब आप अपनी थ्योरी से मिलान करोगे ना तब चीज बिल्कुल आराम से समझ में आएगी कि आपके सामने बनाया क्या था और आपने लिखा कितना अच्छा है। वर्तमान में लुप्त डैश करके लिखा भटनेर, और भटनेर कहां है? हनुमानगढ़ में। लिख लिया। फिर लिखो आप फिर लिखो अगली लाइन से लिखो निर्मित झील, निर्मित झील यानी घग्गर नदी से कौन सी झील बनती है? निर्मित झील। हाँ रवीना, कौन सा क्वेश्चन है? रवीना पूछो। हाँ काफी है। हाँ बिल्कुल हीरालाल, आप बात सही कह रहे हैं कि ये जो क्लास है ये क्लासरूम से रिकॉर्डेड करके डाली हुई है, और मैं आपका कमेंट अभी भी रिकॉर्डेड में पढ़ रहा हूं। भोला आदमी। निर्मित झील डैश करके लिखो तलवाड़ा झील, और कोष्टम लिखो हनुमानगढ़। कौन सा क्वेश्चन है पूछिए आप एक बार वापस। लिखा निर्मित झील डैश करके तलवाड़ा झील हनुमानगढ़। लिख लिया। फिर लिखो किनारे, अगला बिंदु लिखिए किनारे, यानी कि घग्गर नदी के किनारे क्या क्या है। ठीक है, तो किनारे डैश करके लिखो कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल। किनारे, किनारे में आपको लिखना है कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, और ये तीनों ही स्थान किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। लिख लिया, तीनों लिख लिया ना। फिर लिखो सूरतगढ़, ये भी तो इसी नदी के किनारे है ना, किनारे में ही है ये। किनारे में आपको कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग में लिखा, तीनों हनुमानगढ़ में। फिर लिखो सूरतगढ़, ये भी किनारे है। फिर लिखना है अनूपगढ़, अनूपगढ़ जिला, ये भी इसी नदी के किनारे है। हाँ, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ होते हुए कहां चलती है? पाकिस्तान। लिख लिया। अब इतनी सारी बातें मुझे लिखाने की आवश्यकता होती है क्या कि घग्गर जो नदी है वो राजस्थान के उत्तरी भाग में बहती है, ये लिखाना शोभा नहीं देता है? नहीं, नहीं देता है, शाबाश। ठीक है, जो शोभा देता है वो लिख लो। लिखो राज्य में, अगली लाइन से लिखो राज्य में घग्गर नदी का बहाव, राज्य में घग्गर नदी का बहाव डैश करके लिखो क्या कहलाता है? नाली। और राज्य में ये कहां कहां बहती है? तो हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। तो आपने लिख लिया कि राज्य में घग्गर नदी का बहाव डैश करके क्या कहलाता है? नाली। ठीक है, अब देखो एक बात इधर, ये बात शायद मैंने आपको कहीं लिखी होगी कि घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान पाट कहलाता है और ये बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। ये लिखाया है, वापस लिखाऊं?
लिखो, अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से लिखो, घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान, घग्गर नदी लिख लिया? क्या लिखा? घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान, डेस करके लिखो, पाठ कोष्टक में लिखो हनुमानगढ़, पाठ कोष्टक में लिखो हनुमानगढ़। बाद में सियार पड़ गया, तो सियार ही तो बताया है, लिखा घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान, क्या लिखा है? पाठ। जहां पाठ लिखा है ना, वहां पर आप तीर का निशान करते हुए लिख लो बासमती चावल। क्या होता है? बासमती चावल, याद रखिएगा, बासमती चावल। लिखो कुल लंबाई। वैसे आपको मैं बता दूं कि आंतरिक अफवाह तंत्र के नदियों की लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है कि उद्गम यहां से ठीक बात है, लेकिन समाप्ति कहां है पता ही नहीं है, तो क्या बताऊं लंबाई में, लेकिन फिर भी बताऊंगा मैं आपको। लिखो कुल लंबाई 465 किलोमीटर, ठीक है? कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। आखिरी में मैं एक साथ सारी नदियों की लंबाई आपको लिखूंगा। लिख लिया? अब आप नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके, हाँ 465, हाँ लिखो, नोट करके, वही लिखा रहा हूं मैं, नोट करके लिखो। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में, राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में उपजाऊ भूमि, राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में उपजाऊ भूमि, उत्तर पूर्वी भाग में उपजाऊ भूमि बग्गी, या इसी को क्या बोलते हैं? काठी। बग्गी या इसी को कहा जाता है काठी। तो राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में जो उपजाऊ भूमि है ना, उसे क्या बोलते हैं? थ्योरी पढ़ा रहे हो ये? थ्योरी में आपको किसी भी बुक लाने की आवश्यकता नहीं है, खासकर राजस्थान जीके में। मतलब घग्गर नदी का जो मैदान होता है ना, जो मिट्टी लेकर अपने साथ में चलती है, वो जो मैदान है, उसको लैंग्वेज में कहा गया है पाट। और उस मैदान में क्या होती है? सर्वाधिक चावल। और वो भी चावल कौन से? बासमती चावल। हाँ, तो आपको जो थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी के लिए आपको राजस्थान जीके में कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। बुक लेनी भी है तो केवल प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू की बुक लेनी है, जिसके अंदर पुराने पेपर हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? पीआरपी की बुक आती है जिसमें पुराने पेपर है, 200 पुराने पेपर है। उसका सॉल्यूशन मैं कल सुबह 7 बजे यूट्यूब पर शुरू करूंगा, कोटिले क्लासेस। तो वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, यहां से आपको थ्योरी समझ में आ रही है, बस काम हो जाएगा। सर राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है भिवाड़ी। मैनचेस्टर क्या है ये आप बताओ मुझे। आपने ही तो पूछा था मैनचेस्टर, मैनचेस्टर क्या है? ये लिख लिया? तो घग्गर नदी कंप्लीट। अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि वाकई में आपने पानी को किस प्रकार से संजोया है, मतलब पानी को लिखा है, नदी को। हाँ, चलो फिर मिलते हैं कल।